24 नवंबर की सुबह की शुरुआत भी बिल्कुल आम दिनों जैसी ही थी। मैं सुबह जागा, उसके बाद जिम गया, वापस आया, तैयार हुआ और ऑफिस चला गया। मुझे अपनी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड का फोन आया। वो बोली इंटरनेट बंद है। मैंने कहा वाह। वो बोली नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ पर वो शख्स खड़ा था जो कंपनी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुपरवाइजर था। वो काफी घबराया हुआ लग रहा था। वो बोला, शेरिटन प्लीज जरा यहाँ आकर देखिए ना। जब मैंने देखा तो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बहुत ही डरावनी सी तस्वीर थी। मैंने देखते ही उसे कहा कि ये जरूर किसी की शरारत होगी। जवाब मिला, ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर पर नहीं है। मैंने सोनी के एक एग्जीक्यूटिव से बात की जो इस अटैक के बारे में आज रात नई डिटेल देंगे। ये हमला बहुत ही बड़ा हुआ है। तो मैं अपने ऑफिस गया जो कि तीसरी मंजिल के एक कोने पर बना है। वहां देखा कि लोग अपने अपने ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे। उस समय हालात ऐसे थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। सबसे डरावनी बात यह थी कि स्क्रीन पर एक कंकाल नजर आ रहा था और ये चेतावनी दी जा रही थी कि अगर हमारे साथ सहयोग नहीं करोगे तो तुम्हें मिटा दिया जाएगा। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट पर हमला हुआ था और शायद इसकी वजह थी एक छोटी सी मूवी। Hello, North Korea! सोनी ने द इंटरव्यू नाम की एक कॉमेडी मूवी बनाई थी जो किम जोंग युन को मारने के बारे में थी। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है। ये बेइज्जती की बात थी। नॉर्थ कोरिया के कुछ बुनियादी नियमों में से एक ये है कि आप सरकार का अपमान नहीं करेंगे और शायद किम जोंग उन ये समझ चुका है। जब इंटरव्यू को प्रमोट किया जा रहा था तो लोगों ने इसे काफी पसंद किया। मैंने भी एक थिएटर में इसका ट्रेलर देखा था जो मुझे काफी मजेदार लगा। मुझे याद है मैं सोच रहा था कि वाओ, ये लोग तो नॉर्थ कोरिया के शासक का नाम भी ले रहे हैं। इसके लिए काफी हिम्मत चाहिए। मुझे याद है इसके कुछ ही वक्त बाद ये साफ हो गया कि नॉर्थ कोरिया की सरकार इससे बहुत बुरी तरह चिढ़ गई। सोनी पिक्चर्स हॉलीवुड के ऑफिस सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। जब तक ये खतरनाक वायरस फैला, कंपनी का 70% कंप्यूटर नेटवर्क बर्बाद हो चुका था। फिर डेटा डंपिंग की शुरुआत हुई। जिन ईमेल्स और संवेदनशील निजी जानकारियों को सिक्योर और प्राइवेट माना जाता था, उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया। ये हालत कुछ ऐसी थी जैसे किसी रस्सी पर चलते हुए संतुलन बनाना हो। आपको अपना काम भी करना था और ये भी पक्का करना था कि आपकी निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारियां आम ना हो जाएं, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर और पासपोर्ट वगैरह। ऐसा होता तो उस समय काफी मुश्किल हो जाती। मुझे याद है मेरी असिस्टेंट रो रही थी क्योंकि किसी ने उसके अकाउंट में लॉग इन करने की कोशिश की थी। तो सोनी हैक नहीं हुआ, लोग हैक हुए। तो इस चीज ने सबको हैरान परेशान कर दिया था। आप एक ऐसी मूवी बना रहे हैं जिससे कि लोगों को हंसी आएगी, लेकिन हो कुछ और ही जाता है जिसकी कल्पना आपने कभी की ही नहीं थी। फिल्म की रिलीज ऐसे वक्त पर हुई जब किम जोंग उन का वक्त ठीक नहीं चल रहा था। 2014 में नॉर्थ कोरिया का ये युवा नेता अपने कदम जमा रहा था। किम जोंग उन के पिता की मृत्यु हुए सिर्फ 3 साल हुए थे और किम सबसे बड़े नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना, सैन्य नेतृत्व की वफादारी पाना और प्योंगयांग के कुलीन वर्ग का सहयोग हासिल करना चाहता था। मजाक में ही सही, सरकार का अपमान उसे गले नहीं उतर रहा था। नॉर्थ कोरिया की सरकार का इकलौता मकसद है किम परिवार को सत्ता में बनाए रखना। सरकार ने एक हवा बना रखी है कि ये परिवार एक दैवी वंश है और सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हैकिंग वाले 4 से 6 हफ्ते किसी बड़े और बहुत ही ज्यादा खतरनाक तूफान जैसे थे। हर कहीं यही स्टोरी छाई हुई थी और सोशल मीडिया, 24 घंटे चलने वाले न्यूज नेटवर्क की बदौलत आप जहां भी जाते थे किसी ना किसी स्क्रीन पर यही दिखता था। यहां तक कि सोनी वाटर टावर पर भी सोनी की हैकिंग की खबरें चलती रहती थी।
हमारी जितनी भी डील्स थीं उन्हें रिलीज कर दिया गया। हमने अलग अलग नेटवर्क्स के साथ जो सौदे किए थे उन्हें सब जान गए। इतना ही नहीं, लोगों की तनख्वाहें दे दी गईं। सबको पता चल गया कि किसे क्या मिलता है। इससे दिक्कतें हो गई थी, तो हमारी परेशानी बढ़ने लगी। सोनी पर हुए हमले से ये पता चलना शुरू हुआ कि ऐसे साइबर हमले करने के मामले में नॉर्थ कोरिया कितना आगे बढ़ चुका है। दुनिया को ये साफ संदेश गया कि ये देश जब चाहेगा, जिसे चाहेगा, आतंकित कर देगा। मैं रोजाना अपने फोन अलार्म के बजने से पहले ही जाग जाता था, और मेरे लिए जागने के बाद सबसे मुश्किल चीज ये होती थी कि न जाने आज किस तरह की ईमेल्स को रिलीज किया जाएगा और न जाने आज किस नई परेशानी का सामना करना होगा। आप अपने बेटे, वाइफ, बच्चों या साथियों को कभी कभार ईमेल्स भेज देते हैं जो दूसरों को शायद अच्छी ना लगे, तो उनके भी आम हो जाने का डर था। मुझे नहीं लगता कि सोनी की टीम के लोग दूसरे एग्जीक्यूटिव्स के मुकाबले ज्यादा अच्छे या फिर बुरे होंगे। मेरा मतलब है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऊंचे पदों पर काम करने वाले सभी लोगों का हाल एक सा है। सोनी सबसे अलग नहीं है, बस ये बदकिस्मती से पकड़ा गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि अमेरिका की नींद खुली थी और उसने ये जाना था कि नॉर्थ कोरिया इतने बड़े स्तर पर भी हमला कर सकता था। उसने तो 3 चीजें एक साथ इस्तेमाल की थी: साइबर ऑपरेशन, डराने धमकाने का अभियान और तबाही। और इससे लोग ये समझ गए होंगे कि नॉर्थ कोरिया काफी आगे बढ़ चुका है। अब वो उनके लिए सिर्फ एक मुसीबत नहीं है, बल्कि एक प्रतिद्वंदी बन चुका है। मुझे लगता है कि वो इसकी तैयारी कर रहे थे काफी टाइम से, क्योंकि उन्होंने फिशिंग अटैक्स अंजाम दिए ताकि वो अपनी पहुंच बना सकें सोनी नेटवर्क तक। लेकिन नॉर्थ कोरिया उससे भी कहीं ज्यादा पहुंचा हुआ था, इसीलिए वो भेज रहे थे स्पूफिंग ईमेल्स, और ये शायद जाने पहचाने लोगों से आ रही थी, और एक लिंक पर क्लिक करते ही उन्हें एक्सेस मिल जाती थी। यानी बस एक बार पहुंच बनानी होती थी। फिर नॉर्थ कोरिया ने एक खुली चिट्ठी के जरिए थिएटर्स को 9/11 जैसे आतंकी हमलों की धमकी दी। जाहिर है कि द इंटरव्यू नाम की फिल्म के साथ नॉर्थ कोरिया का ताल्लुक था, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही लग रहा था। तो मुझे ये सोचकर हैरानी नहीं होती है कि इस देश में लोगों में हंसने की काबिलियत नहीं रह गई है, जो शायद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जहां तक मुझे पता चला, ये यूएस कॉर्पोरेशन पर आज तक का सबसे बड़ा हमला था। मैंने एक सरकारी अधिकारी से बात की थी जिसने कहा था कि बेशक ये हमला पहला और सबसे बड़ा है, लेकिन आखिरी नहीं है। ये आतंकवादी हमला ही था। एंड यस, उन्होंने हम पर हमला किया, वो भी बिना किसी सैनिक की मदद के। मुझे लगता है यही मुश्किल है कि ऐसे हमले का जवाब कैसे दिया जाए। अगर उन्होंने कोई मिसाइल फायर की होती, बम गिराया होता, किसी सैनिक को या किसी नागरिक को मारा होता, तो हमारा जवाब भी वैसे ही होता। ऐसे में सभी को लगता है कि हमारा जवाब भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन साइबर हमले का जवाब कैसे दें, हम अब भी यही सोच रहे हैं। किम जोंग इल की मौत और किम जोंग उन द्वारा उनकी जगह लिया जाना, ये बाहरी दुनिया के प्रति नॉर्थ कोरिया के हमलावर तौर तरीकों को बखूबी दर्शा रहा था। दिसंबर 2011 में जर्नलिस्ट जीन एच ली को राजधानी प्योंगयांग में एसोसिएटेड प्रेस का पहला दफ्तर खोलने का काम सौंपा गया। अपने नए पद को संभालने के बाद उन्होंने किम जोंग इल की मौत के बारे में जाना। हम नॉर्थ कोरिया पहुंचे तो पूरा देश शोक मना रहा था, और मैं बदलाव के इस पूरे दौर के दौरान वहीं पर थी जब किम जोंग उन को अगले नेता के तौर पर निखारा जा रहा था। साथ ही इसी दौरान नॉर्थ कोरिया के लोगों को भी अपने नए नेतृत्व के हिसाब से ढाला जा रहा था। इस बदलते देश को देखना सचमुच बहुत ही दिलचस्प था। जो देश इतना ज्यादा गरीब हो, उसके लोगों को कैसे ये यकीन दिलाया जाए कि एक अनजान युवक जिसे कोई नहीं जानता, वो उस देश की कमान संभाल रहा है। अब सवाल यह है कि उन्होंने ये सब कैसे मुमकिन किया। इस शासक को अपने लोगों का विश्वास और वफादारी हासिल करने के लिए क्या करना पड़ा, जो इस देश की सत्ता को संभालने जा रहा था।
आज नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है। नॉर्थ कोरिया के लिए ये दौर बेहद तनाव भरा था। किम जोंग उन के पिता जब 2011 में गुजरे तब उसकी उम्र 30 साल भी नहीं थी। नॉर्थ कोरिया की संस्कृति के मुताबिक 30 साल की उम्र होने पर ही किसी को पुरुष माना जाता है। उसके पिता किम जोंग इल ने 1994 में किम इल सुंग के मरने के बाद से 30 साल शासन किया था, तो उन्हें काफी अनुभव था। उन्होंने बाकी देशों से रिश्ते बनाए थे, उनमें शासन चलाने की महारत थी। किम जोंग उन की परवरिश एक वारिस के तौर पर हुई थी। 2010 में वो सबसे पहले सामने आया और बस फिर उसे शासक बनाने का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। वो हमेशा लोगों के बीच अपने पिता के साथ रहते थे। इससे गद्दी पाने का उनका रास्ता साफ भी हो गया और लोगों को भी ये लगने लगा कि वो नौजवान हैं, मॉडर्न हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के पक्षधर हैं। तो वो वही सब करेंगे जो उनके पिता और दादा ने किया, लेकिन आधुनिक तरीके से। कहने का मतलब ये है कि ये तमाम बातें बहुत ज्यादा साफ थीं और उनके नेतृत्व के दौरान इस सब में कोई भी फर्क नहीं आया। नॉर्थ कोरिया जैसी जगह में सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए 2 काम करना बहुत जरूरी होता है। पहला काम रिश्ते कायम करना और दूसरा ये पता होना कि सत्ता के हथकंडों को कैसे अपनाना होता है। किम जोंग उन के दादा किम इल संग नॉर्थ कोरिया के पहले नेता थे। उन्होंने 1950 के दशक में आतंक के बल पर अपनी सत्ता मजबूत की। हर राजनीतिक विपक्षी को खतरा माना जाता था और ऐसे लोगों को तकलीफें देने और मारने के अलावा स्टालिन के लेबर कैंप्स में भी भेजा जाता था। फिर ये एक पारिवारिक परंपरा ही बन गई। फिर शासन में काफी बदलाव नजर आने लगे। आप इन्हें बुनियादी तौर पर सेना में देख सकते थे। इसमें किम जोंग इल दौर की जो सेना थी उसमें परिवर्तन लाए गए। उसके बाद किम जोंग उन का दौर भी आ गया। इसमें अर्थव्यवस्था, पार्टी और लोगों पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक किम जोंग उन ने ऐसे 400 से भी ज्यादा बदलाव किए। नॉर्थ कोरिया में किसी पर यकीन करना काफी मुश्किल हो जाता है। उनकी पुलिस के आगे तो स्टालिन की पुलिस भी बिल्कुल शून्य के बराबर लगती है। प्योंगयांग में अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि अगर किसी टेबल पर 3 लोग बैठे कुछ पी रहे हैं तो उनमें से जरूर एक इन्फॉर्मर तो होगा ही। और ये सच है, सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं। लोग एक दूसरे पर नजर रखते हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक दूसरे पर नजर रखते हैं। बेशक किम के देश में ऐसे अत्याचार जारी हों, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो एक आधुनिक देश के आधुनिक नेता की छवि पेश करता है। इस शख्स के लिए युवा पीढ़ी एक तरह से उनके साथी जैसी है। किम 30 की उम्र के आसपास के हैं और अगर वो अपने दादा या पिता की तरह 70 या 80 साल तक की उम्र तक शासन करना चाहते हैं तो उन्हें इस युवा पीढ़ी की मदद की जरूरत जरूर होगी। इस युवा पीढ़ी को अपनी तरफ कैसे खींचा जाए इसके लिए काफी रणनीतियां बनाई गई हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी इनका एक बड़ा हिस्सा रही है। ये सरकार कंप्यूटर्स के जरिए भी अपनी युवा पीढ़ी को लुभा रही है। युवाओं को भी लगता है कि उन्हें अब कड़ी सर्दियों में खेतों में जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। उन्हें ये बात समझ आ रही है कि वो एक कंप्यूटर लैब में बैठकर एक कंप्यूटर ऑपरेट करते हुए भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। और ये जो एक संदेश है ये इस देश के टीवी ड्रामाज में और इस देश की डॉक्यूमेंट्रीज में आज भी साफ साफ नजर आता है कि ये सरकार ये जताने की कोशिश कर रही है कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट बनकर भी आप अपने देश की सेवा और उसकी हिफाजत कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने 2013 या 2014 के आसपास जो भी ज्यादातर साइबर ऑपरेशन चलाए वो बर्बाद करने वाले या फिर उथल पुथल पैदा करने वाले थे और सोनी अटैक उन्हीं में से एक है। सोनी पर हुए हमले के बाद उसकी रणनीति में बदलाव आया है। नॉर्थ कोरिया यूं तो
हमेशा से ही जासूसी, सरकारों पर हमलों, सूचनाओं को चुराने के लिए साइबर ऑपरेशन का सहारा लेता रहा है। ऐसा अतीत में भी नजर आता रहा, लेकिन 2015 में जब नॉर्थ कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध लगने शुरू हुए, वो अलग थलग पड़ गया और उसके खिलाफ आर्थिक बंदिशें लगाई गई। तो किम जोंग अन और उसकी सरकार ने सोचा कि क्यों ना अब इस काम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए। किम परिवार दशकों से जारी आर्थिक प्रतिबंधों का तोड़ निकालने के लिए गैर कानूनी गतिविधियों में लगा रहा है ताकि पैसे का इंतजाम किया जा सके। सरकार ने साइबर फील्ड को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए क्रिमिनल कंप्यूटर साइंटिस्ट्स की एक पूरी फौज ही तैयार कर दी। नॉर्थ कोरिया के लोग रिसर्च में अपने संभावित टारगेट्स की था लेने के मामले में काफी माहिर हैं। वो ये जानने में कई महीने लगा देते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स में कहाँ कमियां होती हैं, कहाँ उनका फायदा उठाया जाए। साइबर ऑपरेशन के लिए पुख्ता होमवर्क करना बहुत जरूरी है। इस सब में समय बहुत लगता है। लोग अपनी टीम के साथ कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं और अगर उनकी एक कोशिश कामयाब नहीं होती तो फिर अगली कोशिश करनी होती है। ये खूबी ज़रूरी है कि किसी नेटवर्क में दाखिल होकर अपना लक्ष्य झटपट हासिल करके उससे बाहर निकल आया जाए, और नॉर्थ कोरिया के पास ये सारी खूबियां हैं और वो इस काम में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैं। हैकर्स की इस फौज को विदेशों में रहने भेजा गया। बहुत से चाइना गए और उन्होंने स्विफ्ट सिस्टम को निशाना बनाना शुरू किया। इस सिस्टम में पूरी दुनिया में एक से दूसरे बैंक के बीच पैसे ट्रांसफर होते हैं। इन लोगों ने आर्थिक फायदे के लिए साइबर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्विफ्ट अकाउंट्स तक पहुंच हासिल करके बैंकों के बीच पैसों को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर किया। फिर इससे वो बैंकों के अंदर पैसे की घपलेबाजी कर पाते हैं। ऐसा हमने बैंक ऑफ बांग्लादेश के मामले में देखा, जहां उन्होंने करीब 8 करोड़ 10 लाख डॉलर चुरा लिए। उन्होंने उस पैसे को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक भेजा, फिर इसे फिलीपींस के एक बैंक में ट्रांसफर किया। इसके बाद उन्होंने पैसे को कई बैंक खातों और कसिनो अकाउंट्स के जरिए हासिल कर लिया। यानी ये लोग ये सब करने में बहुत ही माहिर हो गए हैं। इन्होंने 8 करोड़ 10 लाख डॉलर तो चुरा लिए, लेकिन माना जाता है कि स्पेलिंग में कई गलतियों की वजह से हैकर्स फेडरल रिजर्व से 1 अरब डॉलर नहीं निकाल पाए थे। ये एक बड़ा खतरा है यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के लिए और हमें ऐसी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन इस मामले में हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। नॉर्थ कोरिया के साथ हमेशा यही दिक्कत होती है, कुछ भी करके निकल जाता है, कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। सब उसकी खतरनाक कार्रवाई से डरते हैं कि पता नहीं वो क्या करेगा। ये एक अजीब संस्कृति है। ये ऐसी संस्कृति है जो एक ऐसे गुरिल्ला आंदोलन से पनपी जिसके तहत लोग 1930 और 40 के दशक में जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी जरूरत की काफी चीजें हाथ की सफाई के जरिए हासिल की ताकि जिंदा रह सकें। कम्युनिस्ट नॉर्थ का जन्म दूसरे विश्व युद्ध के बाद तब हुआ था जब कोरियन पेनिनसुला को 38th पैरेलल पर से बांट दिया गया। यानी ये पनपा था कोरियन वॉर के बाद, जो एक देश को फिर से एकजुट करने की किम इल संग की नाकाम कोशिश थी। कोरिया के दोनों ही हिस्से दुश्मनी और शांति के दौर झेल चुके हैं, लेकिन आज भी इनके बीच एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव है। नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 14,000 आर्टिलरी पीसेस हैं, तो साउथ कोरिया की राजधानी सोल तक पहुंच सकने का उसका खतरा लगातार बना रहता है। नॉर्थ कोरिया हमेशा ऐसे तरीके ढूंढता रहता है ताकि साउथ कोरिया के लोगों को जताया जा सके कि देखो हमें भूलना मत, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए ये चिंता की एक बहुत बड़ी बात है। उन्हें लगता है कि सरहद के पार मौजूद उनके अमीर भाई उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। साथ ही वो ये भी समझते हैं कि उनका सबसे करीबी पड़ोसी साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जो दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत उन्नत है और टेक्नोलॉजी उनका तुरुप का पत्ता है।
अंदाजे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर रोजाना 15 लाख साइबर अटैक करता है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में खलल डालने के लिए। ये संख्या काफी बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि साइबर भी आतंकवाद की तरह ही है। आप लगातार कोशिश करते हैं घुसने की, और अपने बचाव के लिए आपको बहुत माहिर होना पड़ता है, और हर बार आपकी कोशिश सटीक होनी चाहिए, क्योंकि एक ही बार में सब बर्बाद हो जाएगा। ये साउथ कोरिया के लोगों को याद दिलाने की कोशिश है कि हम गरीब हैं, पर हम तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने की काबिलियत रखते हैं, पूरी तरह से बर्बाद करने की। और आपको पता है, मुझे ऐसा तजुर्बा हो चुका है। मुझे फोन पर खबर आई कि बैंकिंग सिस्टम को नाकाम कर देने वाला एक साइबर अटैक हुआ है। जब आप कुछ ऐसा सुनते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो सकता है। हालांकि हमले बुरे तो थे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं थे। लेकिन यही हमला साउथ कोरिया में किसी इमारत या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर होता तो बहुत भारी बर्बादी होती। साउथ कोरिया में 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। इनमें से एक पर भी अगर ऐसा हमला होता तो भारी तबाही होती। नॉर्थ कोरिया ने जानकारियों के इस भंडार को विकसित किया है, और वो लगातार इसे बेहतर बना रहा है, और अब तो वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि इसके लिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।